ज़रा हटके में खुश आमदीद। ज़रा खोड़ो वसतुल्लाह ख़ान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। हमारे मुल्क में बाज़ माहिरीन का कहना है कि शुगर इंडस्ट्री हमारी मईशत पर भारी पड़ रही है। दुनिया में चीनी की कीमतें नीचे जा रही हैं और हमारे यहाँ ऊपर जा रही हैं। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े सियासी ख़ानदान हैं उनके ताने बाने भी शुगर इंडस्ट्री से मिलते हैं। इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ एक ब्लास्फेमी बिज़नेस ग्रुप का केस चल रहा है कोर्ट में। कमीशन बनाने का मुतालबा था जो इन मामलात की छान पटक करे, लेकिन ये फ़ैसला एक इस्लामाबाद के डिवीज़न बेंच ने मुअत्तल कर दिया है। इस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से कि हमारे यहाँ जो मालदार तबका है उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक होती है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ FBR का जो रेगुलेशंस हैं हालिया बजट में उसमें रद्द-ओ-बदल किया गया। FBR को इख्तियारात दिए गए कि वो गिरफ़्तारियाँ कर सकते हैं, जुर्माने लगा सकते हैं। हमारी जो बिज़नेस लॉबी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इससे नाखुश हैं और उन्होंने कम से कम 2 चैम्बर्स ने तो हड़ताल की भी धमकियाँ दी। ऐसे में ये ख़बर आई कि हमारे यहाँ FPCCI का एक वफ़द आर्मी चीफ़ से मिला। उन्होंने उनके सामने अपनी शिकायत रखीं। आर्मी चीफ़ ने बकौल उनके यकीन दिलाया कि आपकी शिकायतों का अजाला किया जाएगा। तो जो लोग मिले उनमें चेयरमैन हैं एप्टमा के कामरान अरशद, वो भी शामिल थे। उनसे हमारे प्रोग्राम न्यूज़ आई में पूछा गया कि ये नौबत क्यों आई, तो उन्होंने क्या कहा। इस मुलाकात की हमें ज़रूरत इस तरह पड़ी कि बजट के आने के बाद मुल्क में एक गैर यकीनी कैफियत बिजनेस कॉन्फिडेंस की डेवलप हुई, जो बेसिकली जो न्यू एक्सपेंडेड पावर्स ऑफ डाउट, सस्पिशन एंड टैक्स फ्रॉड के ज़िम्रे में अरेस्ट करने की FBR को दी गई थी, इस बजट के तहत सेक्शन 37A एंड 37B के तहत, तो उससे बिजनेसमैन, ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट सब में एक बड़ी घबराहट और एक अनईजीनेस क्रिएट हुई। तो चेंबर्स भी दो चेंबर्स पर्टिकुलरली स्ट्राइक पे जा रहे थे। FPCCI ने फिर स्ट्राइक कॉल की। फिर साबका वफाकी वजीर गौहर एजाज साहब ने एक सारे चेंबर्स की अलॉन्ग विद एप्टमा मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई फील्ड मार्शल साहब से, जब वेल पब्लिसाइज्ड और बड़ी अच्छी और मुस्बत मीटिंग हुई। उस मीटिंग के नतीजे में मुलाकात कराई गई FBR के साथ SIFC की प्रेजेंस में। कामरान अरशद बता रहे थे हमारे डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ वाइज में कि ये नौबत क्यों आई और आर्मी चीफ ने क्या कहा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एप्टमा को खुश नहीं देखा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी बड़े ताजर और सनतकार को किसी बजट से खुश नहीं देखा। ये भी अच्छा, तो अच्छा, मैंने पिछले 10 साल से तो है कि हालांकि इस मुल्क में वज़ीर ख़जाना है, कायदे से उनसे बात करनी चाहिए, FBR के चेयरमैन से बात करनी चाहिए, वज़ीर आज़म से बात कर लें, लेकिन कम से कम राहिल शरीफ के ज़माने से मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी बजट आता है तो सनतकार वहाँ जाते हैं और कहते हैं सर कुछ करें, और फिर वहाँ से ज़ाहिर है कुछ करने की सिफारिश की जाती है मुतल्लिक़ा इदारों को और कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि FBR में लाख खामियां सही, आप जो मर्ज़ी उसे कह लें, जब भी वो IMF के दबाव पे या अपने तौर पे रिफॉर्म्स पुश करने की कोशिश करता है या टैक्स चोरी या कलेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो हर साल हम यही सीन देखते हैं, भले कोई भी हो। अच्छा, अब ये इन्होंने बताया कि आर्मी चीफ से इन्होंने मुलाकात की और ये किया। अब जाहिर है कि जब सनतकारों की लॉबी इतनी मजबूत। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे भी। किसी भी बजट के बाद एप्टेमा का क्वार्टर पेज का या हाफ पेज का फ्रंट पेज इश्तिहार आप ज़रूर देखते होंगे, बर्बाद हो गए, लुट गए और ये क्या हो गया फलाना, यानी हर पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना डफर है जी, और उनके मफादात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाता है।
तो ये एक हैबिचुअल जिसे कहना चाहिए। मुझे अर्देशर काउजी साहब याद आते हैं, हाँ, जो मुख्तसर मैं बताऊंगा कि एक बंदा उनके पास गया, अगेन कोई सनतकार था, उसने कहा यार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। उसने कहा कि यार, अपने अंदाज में बोला, मैं उस तरह नहीं कह सकता, कि यार जब तेरा नाना था ना वो मेरे पास आता था, हाँ 40 की दिहाई में, और वो साइकिल पे आता था, कहता था यार हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, अब तू हाँ मर्सिडीज में आ रहा है, फिर भी कह रहा है हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हाँ, फर्क है ना। BMW थी, लेकिन कोई बात नहीं, बात ही की। अच्छा, ये तो है सनतकारों और ताजरों का मामला। अच्छा, वो नहीं आने देंगे कि यार मिनिमम टैक्स दे दो, फ्लैट रेट पे दे दो, कुछ कर दो, नहीं ये नहीं, उस पर हड़तालें, और फिर उस पर ये चले जाते हैं। दूसरा जो तबका है वो है ज़रूरी तबका। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि जब सनती तबका उसकी अप्रोच ज़्यादा है, वो आगे बढ़ के किसी से भी मिल लेता है और मनवा लेता है, तो वो क्यों पीछे रहें। तो सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर, उसका हैदराबाद में इजलास हुआ और उन्होंने कहा जी कि IMF के कहने पे FBR का क्लेम है, जो एग्रीकल्चर टैक्स लगाया गया है 45% उन्होंने क्लेम किया, उससे हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अगर ये टैक्स वापस नहीं लिया जाता तो अगले साल सिंध में गंदम की बजाय मुतबादिल फसलें काश्त की जाएंगी। अच्छा, किसानों को पहले ही ज़रूरी अजनास की मुनसिफाना कीमतें नहीं मिल रही हैं, ऊपर से इतने भारी टैक्स का कोई जवाज़ नहीं है, लिहाजा किसान टैक्स नहीं देंगे। अगर हुकूमत लाखों किसानों को हिरासत में लेना चाहती है तो ले लो, हम हाजिर हैं। अच्छा, उन्होंने मुतालबा किया कि ज़रूरी शोबे को भी सनती शोबे के बराबर मराहत दी जाए। ठीक है, ठीक है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हाँ, एक शोबा जो है वो लाडला है तो दूसरा शोबा क्यों ना हो। तो FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर भाई, कोई सवाल मेरी समझ में नहीं है, आपसे करूं क्या, कहाँ से शुरू करूं? ये इस वक्त की सूरत हाल तो हमने बता दी। देखिए, दो बातें इसके अंदर है। पहली बात तो ये है कि जो ख़वानीन आए हैं और जिनके खिलाफ शिकायत की जा रही है, क्या वो जायज़ हैं और उनके जो शिकायत है वो जायज़ है। बात तो दुरुस्त, पाकिस्तान में पावरफुल माफियाज हैं, वो जाकर अपना काम करा लेते हैं। पहले तो आपकी नज़र में ये जो इन सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, स्पेसिफिकली जो FBR को जो पावर्स दी गई हैं, जो इनको पावर्स को एक्सपेंड किया गया है, आपकी नज़र में ये जायज़ है? देखिए, जहाँ तक अरेस्ट करने की पावर का सवाल है, उसमें मेरा अपना ख्याल है कि ये ताज़ी तंजीमें ठीक बात नहीं कर रही, और जो ओरिजिनल फाइनेंस बिल आया था उसमें गलत पोजीशन थी, मगर जब फाइनेंस एक्ट इक्सेल्फ आया है तो वो तमाम चीजें ठीक कर दी गई हैं। अब ये सिर्फ फेस सेविंग करके ये बात कर रहे हैं कि तब्दील किया जाए, मगर मैं बहैसियत टेक्निकल ये बात कह रहा हूँ कि जो कानून में अरेस्ट करने की पोजीशन पहले 2025 जून से पहले थी वो ही आज है, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं दी गई, और ये ताजी तंजीमें जायज बात नहीं कर रही। तो मतलब कि जिन चीजों पर तनकीद हो रही है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ, दो चीजें हैं। ये दिख रहा, अरेस्ट वाली बात जो है वो गलत है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से कम वाली जो बात कर रहे हैं, या वो इंडियन वाली बात कर रहे हैं, उसमें अभी तक FBR का सर्कुलर नहीं आया है, और FBR उस पर उनके साथ बात करने को तैयार है, और वो कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है कि उसके ऊपर आप पूरे मुल्क को डेडलॉक करें और उसके अंदर आप इस लेवल पे जाके बात करें। वो ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर आप पूरे मुल्क को रोकने की कोशिश करें। ये सिंपल बात ये है कि वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहते। और ये तो मसला आपके वक्त पे भी था, मुशर्रफ साहब के वक्त पे भी था। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो मेरे वक्त पे था, ये बेसिकली पाकिस्तान का पूरा जो ट्रेडिंग माफिया है, ये जो सारा माफिया है, ये एफटीबा के नीचे वाले जो सारे यार्ड डीलर हैं, नीचे मैन्युफैक्चरर हैं, ये सारे अनडॉक्यूमेंटेड पे बैठे हुए हैं। इनका सारा धंधा काम ये है, ये नहीं चाहते कि बशबैशत दस्तावेजी हो, और ये पूरा ये सारा सिलसिला है। इसको एक दफा गवर्नमेंट को टेक ऑन करना पड़ेगा, और अगर इस तरह इससे बैकआउट हुए तो वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। ये नहीं, इस तरह नहीं चल सकता। अच्छा, बिल्कुल इसको टेक ऑन करना चाहिए, लेकिन जब
हमारे जो सबसे बड़े सनतकार हैं और सारा एप्टमा इतने ऊपर से आए कि हुकूमत के पास शायद कुछ बचे ही ना, तो फिर क्या ये सवाल नहीं उठता कि आपके जितने इदारे हैं, FBR हो गया या आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनकी फिर पोजीशन क्या है? सिर्फ एक परफॉर्मेटिव के लिए बैठे हुए हैं अगर इतनी पहुंच है सनतकारों की कि वो हाईएस्ट? जी देखिए, मेरी बात सुने, मैंने कहा ना कि अरेस्ट वाला जो सिलसिला था उस पे जो फाइनेंस बिल आया था, वो बिल आया, उसके बाद असेंबली में डिस्कशन हुई, पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, उसको चेंज कराया और सेनेट कमेटी में गया, फाइनेंस कमेटी में गया और वो ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर वो ठीक हो गया तो अब आपको क्या तकलीफ है? मतलब आप ये कानून में पहले भी था, तो ये मेरा जाती व्यू है, ये इस वक्त सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं और ये सिर्फ गवर्नमेंट को बिला वजह बैकफुट पे ले आना चाहते हैं। मैं CBR की तारीफ नहीं कर रहा, मगर मैं समझता हूँ इस साल में कोई CBR की बुनियादी गलती नहीं है जहाँ तक फाइनेंस एक्ट का सवाल है। अच्छा शब्बर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल्चर ये है, और आप भी भुगतते रहे हैं बतौर चेयरमैन FBR और बतौर टेक्नोक्रेट, कि अगर मेरा पव्वा लग रहा है किसी इन्फ्लुएंशियल तक तो मैं अपने तबके के लिए कुछ ना कुछ रियायतें ले लूँगा। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो खुद इसे आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लें या कुछ भी कह लें, वो खुद सनतकार हैं और ताजर हैं और अवामी ओहदों पे भी फायज़ हैं। इदारे जो हैं वो अल्टरनेट मईशत अपनी अपनी बना के बैठे हुए, आपको बखूबी पता है कि किन इदारों की बात हो रही है। तो और लिप सर्विस ये है कि रिफॉर्म होनी चाहिए, रिफॉर्म नहीं हुए तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कोई वाकई रिफॉर्म अमलन चाहता भी है इस मुल्क में? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरे ज़ाती हिसाब से जो रिफॉर्म चाहता, दिल से कोई नहीं चाहता, उनका वोट बैंक डिस्टर्ब होता है। वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसी से ये प्रेशर आया हुआ है कि आप रिफॉर्म करें। बाकी उनका दिल से कोई, जो उनका वोट बैंक है उसमें उनको कोई शौक नहीं है कि पाकिस्तान में रिफॉर्म करे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास कोई पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। जहाँ तक इदारों का सवाल है, वो इन्वॉल्व इसलिए होते हैं कि हमने उन लोगों को जगह दी हुई है, आपका दरवाजा खुला हुआ है, तो दरवाजा जब खुला हुआ है तो कोई भी जाकर आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है और आप इस इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरा जाती व्यू है, पर्सनल व्यू है कि इदारों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक वक्फा लेते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ हैं। अभी हम बात कर रहे थे सनतकारों और ताजरों की। शब्बर ज़ैदी साहब, ये भी हम देख रहे हैं कि ज़मींदार ख़ास करके सिंध में उनकी जो तंजीमें हैं वो कह रही हैं कि भाई हम भी नहीं देंगे ज़राई आमदनी पे टैक्स, ये IMF की फरमाइश पे ये सब किया जा रहा है, हम तो वैसे ही इतने कुचले हुए हैं, हमारी जो इनपुट्स हैं वो इतनी महंगी हैं। तो इसमें आपको नज़र आता है कि कोई कामयाबी हो सकती है गवर्नमेंट को, या यहाँ भी पीछे हटना पड़ेगा? देखिए, मेरा ज़ाती व्यू है कि एग्रीकल्चर टैक्स जो लगाया गया है, वो जिन्होंने लगाया है वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें से कुछ रिसीव नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन 14,000 बिलियन रुपीस है, 14,000 बिलियन। और पंजाब जैसा सूबा जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उसकी कलेक्शन प्रोजेक्शन सिर्फ 3 बिलियन रुपीस है या 3.5 बिलियन रुपीस है। तो ये तो आप वैसे ही ध्यान में रख लें कि उनका लेने वाले का भी कोई इरादा नहीं है, ठीक है। अब ये जो दरमियान में आके वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो कोई डॉक्यूमेंटेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है उसको ये अंदाजा है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो उनके सारे 2 नंबर तरीके, 2 लैंड होल्डिंग और बहुत चीजें सामने आएंगी, तो वो इसलिए परेशान है। उनको परेशानी पैसे की नहीं है। तो मतलब कि सबसे बड़ी गलती है जो लोग फाइलर्स हैं, सामने आ जाएंगे, वडेरिया सामने आ जाएंगे, जमीन की होल्डिंग सामने आ जाएगी, किसकी जमीन किसके पास है वो सामने आ जाएगी। उनको परेशानी इन चीजों की है, वो किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहते एग्रीकल्चर माशरे में, क्योंकि एग्रीकल्चर माशरा हमारा
किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन, किसी की किस्म की दस्तावेज से पाके उनको कोई शौक नहीं है कि वो कोई सिविलाइजेशन की कोई तहजीब वहाँ पे ला सके। उनकी बुनियादी वजह ये है, उनको पैसे का मसला नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो फ्रंटियर हो। ये जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ एक इनफैक्ट एक टूल है। जब एक डेटा टैक्स का गवर्नमेंट के पास आएगा, क्योंकि पटवारी तो उनका जाती नौकर है, जब ये चीज SRB में आएगी या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में आएगी तो हो सकता है कि बहुत सी चीजें सामने आए जो मुझे और आपको नहीं पता। तो शब्बर ज़ैदी साहब, हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या अगर IMF को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो क्या वो बन जाएंगे? वो उनको नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं बना, हम अपनी कौम को, हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ये हम खेल खेल रहे हैं और इस तरह के खेल से ये मुल्क माशी तौर पे बाकी रहेगा। हम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम खुदकशी कर रहे हैं। हम कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें पेशवर साहब, अक्सर हमने माजी में सुना है कि टैक्स नेट को वाइडन करने की ज़रूरत है, वाइडन। अब मैं एक नया जुमला सुन रहा हूँ जो शायद मेरे लिए नहीं है, शायद आपके लिए ना हो, कि नहीं, असल में टैक्स नेट को डीपन करने की ज़रूरत है। तो मुझे जो इस बात की समझ आ रही है और मैं आपकी राय इसमें मांगना चाहूँगा कि क्या इसका मतलब है कि जहां से टैक्स निकल रहा है वहां से मजीद और टैक्स निकाला जाए? यानी कि जो सैलरीड क्लास है वो तो डॉक्यूमेंटेड है, उनका कोई इसमें चॉइस ही नहीं है, आप हैं डॉक्यूमेंटेड तो आपसे ही निकालना है। क्या यही इसी तरह चलना है आपकी नज़र में? देखिए, अब हमारा मसला ये है कि हम 14,000 बिलियन कमिट कर चुके हैं IMF को, तो हमें 14,000 बिलियन तो उन्हीं से लेना है जिन लोगों से हम पास में पैसे लेते रहे हैं, तो हम उनको कोई जगह नहीं दे सकते। नए वाले जब हैं, जब हमने कोशिश की कि हम कोई डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए या एग्रीकल्चर की डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए, तो आप देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब इन दोनों पार्टियों को ट्रेडर्स को और एग्रीकल्चरिस्ट को आज की रूलिंग पार्टी की कैसे सपोर्ट हासिल है, चाहे आप उसको उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। PMLN अंदर से नहीं चाहती कि दुकानदारों पे कोई या छोटे इन लोगों पे हाथ डाला जाए। उन्होंने हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि उन्हें खुद ही आइडिया दिया हो कि जाके ऊपर से करा लेते हैं यार, हमारे पास नहीं हो, आप उनके पास चले जाओ, बड़े साहब के पास, बड़े साहब कर देंगे। तो ये हो सकता है कि उन्होंने खुद किया हो, कोई पॉसिबल इसकी बात पॉसिबिलिटी है कि यार ठीक है, आपने सर पे नहीं ले उनसे करेंगे। मगर अगर आप ये हाइब्रिड सिस्टम चलाएंगे, अगर पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलेगा, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप मेरी बात लिख ले कहीं, ये पाकिस्तान हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से नहीं चल सकता। दुनिया का कोई मुल्क हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से नहीं चल सकता। ये आप क्या हाइब्रिड सिस्टम चला रहे हैं? एक तरफ वजीर खजाना है, बड़े वजीर आजम है, एक तरफ सदर है, और एक तरफ आप जाके कह रहे हैं चीफ स्टाफ को कि हमारा टैक्स का मसला हल कर दे। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पावर के सेंटर्स कई हैं और हमारे काफी लोग कहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम में चलेगा, वो इमरान खान वाला हो या ये वाला हो, वो कहते हैं कि जी ऐसे चलेगा। आपने हाइब्रिड पे चलाना है, अगर आपने हाइब्रिड चलाना है तो हाइब्रिड को डीजोरो भी कर दो ना, हाइब्रिड को डीजोरो कर दो, डीजोरो बना दो, कोई पोजीशन दे दो। होने जा रहा है, फिक्र ना करें। मैं भी हाइब्रिड के फेवर में हूँ। मैं तो शब्बर भाई, आपकी मुराद जो है वो जल्द बराने वाली है, होने जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मैं तो, मेरी मुराद नहीं है, मेरी बात नहीं है। आप हाइब्रिड चलाना चाहते हैं तो हाइब्रिड कर देना। टर्की में हाइब्रिड चलता रहा, 20 साल 50 साल चलता रहा, टर्की में हाइब्रिड था, चलता है। और मुसलमानों की तो फितरत में हाइब्रिड है। मुसलमान तो कभी डेमोक्रेसी को बिलीव ही नहीं करता। आप क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा, अभी मैं दोबारा आपको एक चीज़, एक खलिश, एक कांटा मेरे दिल में रह गया था, वो निकालना चाह रहा हूँ। मुझे याद पड़ता है कि अभी हम एग्रीकल्चर टैक्स की भी बात कर रहे थे, मुझे याद पड़ता है कि कुछ साल पहले पटवारी का जो सिस्टम है पंजाब में, उसको डिजिटाइज करने की कोशिश की गई थी, वन विंडो बनाने की कोशिश की गई थी। जाहिर है कि पटवारियों के दिल पे छुरी चल गई कि ये क्या कर रहे हैं, सदियों से हम जो है चले आ रहे हैं। उसके बाद आपके कोई इल्म में है कि ये कम से कम और सूबों में ये डिजिटाइज हुआ या पंजाब में भी नहीं हो सका या हो गया? नहीं, मैं बताता हूँ साहब, मैं
सिंध का रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुका हूँ 2013 की कैबिनेट में। सिंध का रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुका हूँ 2013 की कैबिनेट में। और सिंध का तमाम एग्रीकल्चर रिकॉर्ड ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुका है, मगर उसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो सारी फाइलें शहबाज सेक्रेटरीट हैदराबाद में सड़ रही हैं। चले जाएं आप हैदराबाद में, शहबाज सेक्रेटरीट चले जाएं, उसमें पंजाब की बात कर रहे हैं ना, तमाम पूरा पाकिस्तान का एग्रीकल्चर रिकॉर्ड डिजिटाइज हो चुका है, सिंध का और पंजाब का। सिंध का मैंने अपनी आंखों से देखा है, शहबाज सेक्रेटरीट हैदराबाद में पड़ा हुआ है। चले जाए, मेरे साथ चलें। जब मैं मिनिस्टर था 2013 में, आज बात कर रहा हूँ 11 साल बाद, उसमें सारा सिंध का एग्रीकल्चर। तो उसका फायदा फिर क्यों नहीं उठाया जा रहा इतना खर्चा करने के बाद? यार आप बड़े अजीब की बातें करें। फायदा कौन उठाएगा फायदा भाई? किसको चाहिए फायदा? नहीं तो डिजिटाइज करने का शौक था। आप किस दुनिया में यार, किस दुनिया में हो? उनको फायदा चाहिए, जिनके पास इक़्तिदार है उनको फायदा चाहिए। अगर मैंने डिजिटाइज कर दिया तो मैं पटवारी, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर के ऊपर जोर कैसे चलाऊंगा? पता है मुझे। मेरी सियासत चलती है इस बात के ऊपर है। गेम ये मेरी तो सियासत चलती है इस बात के ऊपर है कि मुझे कमिश्नर, पटवारी लगवाना है। शाज़ेब जिलानी साहब, आपके तो इलाके में सारा काम होता है, आपसे ज्यादा कौन जानता है इसको? पूरे पाकिस्तान में होता है सर। Why are you picking on खैरपुर? अगर पटवारी एसी डीसी अगर जमीनों का रिकॉर्ड हो गया डिजिटाइज, तो ये तो खत्म हो गया। नहीं, आप कह रहे हैं ना डिजिटाइज तो हो चुका है, आपने अभी कहा है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना यार, मतलब इनका मतलब है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। अच्छा, आज आपकी रजिस्ट्री होती डिजिटाइज पे नहीं होती, आपकी रजिस्ट्री होती है नॉन डिजिटाइज पे। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। इससे मेरा मुंह नहीं खुलवाओ, इससे मैं बहुत कुछ जानता हूँ। हाँ, बस सही है, नहीं ठीक है। और वक्फा भी हम लेना चाह रहे हैं, तो सही वक्त गया और बहुत शुक्रिया। जितना बोला शब्बर साहब ने उतना काफी है। हाँ, इतना ही काफी। आड़े वक्त में शब्बर भाई एक चीज, अभी वो वार्म अप हो रहे थे। एक हाँ नहीं, यही सही है। देखो, एक अजीब बात है कि हमें हमेशा बात होती है यार ये उनके पॉलिटिकल सपोर्टर हैं, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते, और क्योंकि फिर ये वोट नहीं देंगे। लेकिन इस मुल्क में इस वक्त सियासत तो ऐसा है ही नहीं है। तो पॉइंट इज कि देखिए अगेन, हाइब्रिड हो ना हो, पॉइंट इज कि अगर पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, मैं चाहूँगा कि इसको आप डीप रिफॉर्म्स के लिए इस्तेमाल करें, एज अपोज टू कि यार आज वुसत मेरे पास आया और वुसत ने कहा है कि यार शाहजेब को ये सही बंदा नहीं, और मैं फिर शाहजेब को एक शट अप कॉल दे दूं। या डीप रिफॉर्म्स कर लो या डीप पॉकेट बचा लो। माई पॉइंट इज कि राइट नाउ यू हैव द पावर टू डू इट। मेरा ये है, देखो आपने फॉर्म 47 पर आना, आपने किसी वोट बैंक पर नहीं आना, आप इसी तरह आए हैं। पावर सेंटर हम सबको पता है क्या है, क्या उस पावर का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है? नहीं। चले देखिए, बेहतर इस्तेमाल देखा हमने ना, जब आपके यहाँ ये डीवैल्यूएशन हो रही थी, जब आपके यहाँ डॉलर बाहर जा रहा था, किसने रुकवाया? जब आपके यहाँ ये रीनेगोशिएट करने थे पावर टैरिफ, वो किस तरह से हुए? तो वहाँ पे हमने कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखा। लेकिन पावर की नेचर ये है कि आपको पता नहीं लगेगा कि अब मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ या गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये जो अभी शख्स आना है, ये मेरा ख्याल है उसी की रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे। तो चूँकि मईशत की बात चली रही है, तो हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है वो मईशत पे किस तरह से भारी पड़ रही है, इस पर बात करें। वेलकम बैक। और हम जानते हैं कि हमारे जो साल का जो कैलेंडर होता है उसमें कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, मतलब ये होनी ही हैं। जैसे कि हर साल या अक्सर हम देखते हैं एक साल में कई बार चीनी का एक बुरहान आना ही आना है। अच्छा, आना कम होता है, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, और ये क्राइसिस कम है और स्कैंडल ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कई लोग कह रहे होते हैं। अभी हाल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यही जुमला इस्तेमाल किया है कि ये जो शुगर प्राइस हाइक इस वक्त चल रही है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। वहाँ पर चेयरमैन FBR, अभी FBR का ही हम जिक्र कर रहे थे तो उसको ही कंटिन्यू करते हैं, और सेक्रेटरी फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी जो हैं राना तनवीर हुसैन, उनसे काफ़ी सवालात पूछे गए। जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर खान साहब ने एक सवाल पूछा FBR से कि यार जब
आवाम पर कोई मुश्किल आती है या आप कोई ऐसी कोई टैक्स लगाते हैं या कोई लेवी पीछे इम्पोज करते हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है कि सर ये तो IMF ने कहा है, हमारे पास हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या IMF जो टैक्स एग्जेम्पशंस शुगर बैरन्स को दिए जाते हैं, जो उनको जो सहूलियात फराम की जाती हैं, उनके बारे में कभी कोई नहीं कहा, उन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं किया? इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक और मेंबर ख्वाजा शिराज ने यह सवाल पूछा और ये हुकूमत से ये सवाल पूछा कि ये जो 7.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट हुए हैं, ये किस मैकेनिज्म के तहत एक्सपोर्ट हुए हैं? अच्छा, पहले FBR ने जवाब दिया कि जी ये तो कबीना की स्वाबदीद है, तो आप उनसे पूछे कबीना से। इस वक्त इसका कोई जवाब नहीं मिला। नवीद कंवर साहब ने भी ये सवाल किया कि जी ये कंपटीशन कमीशन है आपके पास, पूरी हुकूमत बैठी हुई है, तो क्यों सब नाकाम है शुगर प्राइसेस को रेगुलेट करने में? अच्छा, राना तनवीर हुसैन जो मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी हैं, उन्होंने तोपों का रुख थोड़ा शुगर मिल्स की तरफ किया और कहा कि जी ये जो असल में जो शुगर मिल के ओनर्स हैं ना, वो जो शुगर के जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट में रिलीज नहीं कर रहे, तो हम प्राइस ऊपर जा रही है और हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या किया जाएगा ये हमें इस वक्त नहीं पता। तो सवालात बहुत हैं, जवाब कुछ कदर कम है। तो हमने आज ज़हमत दी है आदिल मंसूर साहब, सीनियर रिसर्चर एट बिजनेस रिकॉर्डर। आदिल साहब, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में आलमी मंडी में अगर हम पिछले अक्टूबर 2024 से आज तक का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 20% चीनी की कीमत कम हुई है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि तकरीबन 37%, मैं सिर्फ अब 2025 की शुरू से बात कर रहा हूँ, 37% बढ़ी है। ये किस तरह का जादू है, इसके पीछे क्या साइंस है, अगर हम आप थोड़ा सा हमें समझा सकें। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। बात दरअसल ये है कि प्राइसेस को एक तो देखने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप किसी एक पॉइंट से कंपेयर ना करें, आप एवरेज लें या औसतन कीमत देखें पूरे साल की वर्सेस औसतन कीमत ऑफ अनदर ईयर, या उसको कंपेयर करें औसतन कीमत आलमी मंडी की वर्सेस औसतन कीमत जो कि लोकल मार्केट में है। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इस बात से है कि आपने जो इससे पहले कहा कि कीमत शुगर की रेगुलेट क्यों नहीं हो पा रही। सवाल यह है शुगर की कीमत रेगुलेट क्यों होनी है और किसके लिए करनी है और किसका इससे फ़ायदा है। शुगर 150 की थी पिछले साल, शायद उससे पहले 100 रुपये की हो, आज 200 की हो गई। अगर रेगुलेट ना हुई या इंपोर्ट ना की जा सकी या शॉर्टेज बरकरार रही, शायद 250 की हो जाए। सही मायनों में अगर मैं आपसे पूछूं इससे आपकी ज़िंदगी पे और मेरी ज़िंदगी और आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ जाएगा। मैक्सिमम आपके घर में शायद महीने में 2 किलो चीनी आती होगी। कोई बहुत ही गरीब घराना है, शायद वो जो गोश्त और महंगी अशिया अफोर्ड नहीं कर सकता, वो शायद उसकी जगह चीनी इस्तेमाल करता हो, वो 5 किलो चीनी इस्तेमाल कर लेता होगा महीने में। 5 किलो चीनी 1000 रुपये की बन जाएगी। अब 1000 रुपये 30,000 या 40,000 कमाने वाले के लिए भी बड़ी रकम नहीं है अगर आप कंपेयर करेंगे वो चावल पे, गंदम पे, आटे पे, रोटी पे कितना खर्च करता है। फिर सवाल यह है कि चीनी की कीमत हमें कंट्रोल क्यों करनी है। चीनी की कीमत कंट्रोल करने से भी उन्हीं शुगर बैरन्स का फ़ायदा होता है जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कम कीमत पे ख़रीदते हैं और महंगी कीमत पे बेचते हैं। आज की तारीख में कहने को आप अगर चीनी इंपोर्ट करवाएं, चाहे वो कमर्शियल इंपोर्टर करे या चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान इंपोर्ट करे, उसका कहने को तो आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा। चीनी की कीमत 150 से 120 पे आ जाएगी, 100 रुपये आ जाएगी। लेकिन हकीकत ये होगी कि उस वक्त उस चीनी को इंपोर्ट करने का या चीनी की कीमतें आज की तारीख में कम करने का नुकसान सबसे ज़्यादा किसान को होगा, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में शुगर केन की या गन्ने की कटाई शुरू होने वाली है। तो अगर अभी चीनी की कीमत टूट गई, शुगर बैरन्स या शुगर मिल्स या शुगर इंडस्ट्री तो बहुत कमा चुकी पिछले 6 महीने में। उन्होंने एक्सपोर्ट भी की, उन्होंने लोकल मार्केट में भी चीनी महंगे दामों बेची, उन्होंने बहुत कमाया। लेकिन चीनी की कीमत गिरेगी तो गन्ने की कीमत गिर जाएगी और किसान जो है वापस स्क्वायर वन पे आ जाएंगे। तो हमें ये ज़रूर देखना है कि चीनी के वसवसे को या चीनी के प्रॉब्लम को एक हवा बना देना बहुत आसान काम है, लेकिन हमें ज़रूर पूछना चाहिए कि हम क्या इस शोर की बातों में आके कहीं उन्हीं शुगर बैरन्स को फ़ायदा तो नहीं पहुंचाने वाले जो इससे पहले भी आम लोगों का
कंज्यूमर्स का, किसानों का, हुकूमत का, सबका फ़ायदा उठाते हुए आ रहे हैं। अच्छा आदिल, मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ, मैं नज़र साहब हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, उनका फ्राइडे टाइम्स में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जितनी भी चीनी होती है, 7वां बड़ा मुल्क है चीनी की पैदावार के लिहाज से, तकरीबन 66 लाख टन, उसमें से 65% जो है वो घरों में इस्तेमाल होती है, 25% जो है वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है और 10% वो बेकरीज वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। 65% का मतलब ये है कि ख़त गुर्बत से नीचे 42% लोग हैं पाकिस्तान के। अब वो रोज़ की एनर्जी हासिल करने के लिए उनके पास वाहिद जो ज़रिया है वो है चीनी। अच्छा, चीनी जो है उनके आर्टिकल के मुताबिक 2020 में 200 रुपये किलोग्राम थी और आज उनका ख्याल है कि 380 रुपये तक जो है वो बिक रही है। वेरी कर सकता है हर इलाके के हिसाब से। तो सवाल ये है कि एनर्जी जब एक आदमी जो है वो इससे हासिल कर रहा है तो, और एवरेज जो फैमिली है पाकिस्तान में वो ज़ाहिर है कि 2 अफराद और 2 बच्चों पे तो मुश्तमिल नहीं है, एवरेज जो है 5 से 6 पे मुश्तमिल है। तो ये सारा मिल मिला के ये सिर्फ 2 किलोग्राम का मसला नहीं है। हमारा जो कल्चर है उस हिसाब से चीनी की अच्छी खासी खपत है और एक वाहिद जो एक दो सोर्सेज हैं एनर्जी के, आसान सोर्सेज, सस्ते सोर्सेज, उनमें से एक है। तो उस तनाजुर में आप देख सकते हैं इस चीज़ को। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ एनर्जी या कैलोरीज फॉर स्पेशली फॉर लोअर सेगमेंट। लेकिन कितनी चीनी कंज्यूम कर लेता होगा वो दिन में? वो चीनी चाय की फॉर्म में चाय के होटल पे इस्तेमाल कर रहा है, कुछ चीनी शायद उसके पराठे की रेसिपी में शामिल होती हो, कुछ चीनी अगर वो शरबत पी रहा है, जूस पी रहा है सड़क पे, उसके अंदर शामिल होती है। वो तमाम चीनी घर पे नहीं खरीद रहा। बट चले कहने को एक घर में 10 किलो भी चीनी आती है तो महाना कितना बन गया, या उसके वो डेली रूटीन का कितना ही खर्चा हो गया। 200 रुपये के हिसाब से 10 किलो भी चीनी किसी घर में आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से किसी गरीब घराने के लिए भी बेतहाशा है। इतनी एनर्जी कोई भी चीनी से घर पे हासिल नहीं कर रहा। किस फॉर्म में ले रहा होगा? दूध की फॉर्म में पी रहा होगा, चीनी फाँक तो नहीं रहा होगा अगर आप सोचें इस बारे में। तो 2000 रुपये भी अच्छा, अगर ये वाकई आम आदमी के लिए, और आप सही कह रहे हैं, आम आदमी के इतना बड़ा इशू नहीं है, बाकी चीज़ों की अगर वो ख़रीदारी कर सकता है तो ये भी कर सकता है। लेकिन फिर ये जो होता है कि जी कार्टेलाइजेशन, प्राइस फिक्सिंग और मार्केट मैनिपुलेशन, वो क्यों होती है अगर इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है आम आदमी के लिए? मैं इसमें से किसी चीज़ से भी डिसएग्री नहीं कर रहा। कार्टेलाइजेशन भी होती है, मैनिपुलेशन भी होती है, और इसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा शुगर बैरन्स को है। लेकिन वो फ़ायदा दोनों तरफ से उठाते हैं। जब कीमत बढ़ती है तब भी उठाते हैं, जब कीमत गिरती है तब भी उठाते हैं। इस वक्त वही लोग चाहते हैं कि कीमत गिर जाए, क्योंकि गन्ने की आम आदमी के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको अगले सीजन के लिए अपना रॉ मटेरियल खरीदने का वक्त आने जा रहा है। तो अगर मार्केट में चीनी इसी रेट पे रही तो फिर किसान अगर पिछले साल 500 रुपए ले रहा था गन्ने के लिए, तो अगले साल 800 रुपए डिमांड करेगा। वो 800 रुपए नहीं देना चाहते अपने रॉ मटेरियल के लिए। तो उनके इंटरेस्ट में है इस वक्त कि चीनी की कीमत टूट जाए, हुकूमत चीनी मंगवा ले, अपने पैसे से हमारा खजाना, हमारा टैक्स खर्च करे, हुकूमत चीनी इंपोर्ट करे टीसीपी ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए, उससे यूटिलिटी स्टोर्स के या सस्ता बाजार के थ्रू चीनी कंज्यूमर्स को बांटे। मार्केट में चीनी की कीमत गिर जाए, वापस 200 से 160 पे, 165 पे, 150 पर आ जाए, ताकि जब ये कीमत गिर जाएगी और वो गन्ना खरीदने किसान के पास जाएंगे नवंबर में, तो वापस से गन्ना महंगा ना हो। ये हम इस वक्त चीनी इंपोर्ट करके, वो भी सरकारी पैसों से चीनी इंपोर्ट करके, वापस उन्हीं शुगर बैरन्स के हाथों खेल रहे हैं। समझने की जरूरत ये है, जिनमें से आधे जो है मुल्क भी चला रहे हैं, इसमें से आधे मुल्क भी चला रहे हैं। बहुत अच्छा होगा कि अगर हमें गरीब लोगों की मदद करनी है, और मैं बिल्कुल इस बात को डिस्प्यूट नहीं कर रहा कि हाँ उसकी हाई सोर्स ऑफ कैलोरीज होगा, आप उसकी बेनजीर सपोर्ट इनकम 50, अगर वो 10 किलो भी चीनी इस्तेमाल करता है तो 50 रुपए के डिफरेंस के हिसाब से, अगर चीनी कीमत 150 से 200 गई है तो 50 रुपए के हिसाब से ये 500 रुपए महाना एडिशनल हुए। आप 500 रुपए फी घराना या फी हाउस होल्ड बढ़ा दीजिए नवंबर तक। नवंबर में गन्ना वापस आना है, इस कीमत में वापस गिर जाना है। लेकिन किसान आदिल मंसूर, सॉरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त की कमी है। अच्छी बात है। इन्होंने बताया कि काश्तकार जो है, हाँ,
और जो छोटा काश्तकार है और जो आम आदमी है वो भी उसी गन्ने की तरह पिस रहा है जिस तरह उसका जूस निकाला जाता है। मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं, एक शुगर एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, माँ से बात कंज्यूमर्स की उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो क्यों कंज्यूमर की क्यों हो? नहीं, वैसे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद में एक केस चल रहा है ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का, उसकी अपडेट इस प्रोग्राम में। और वैसे भी आपने शायद ख़बरों में सुना हो कि एक ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का अहवाल जो मुबैना तौर पर नौजवानों को ब्लैकमेल करता है और बहुत सारे नौजवान इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में हैं। उन नौजवानों के जो फैमिलीज़ हैं वो कोर्ट में गए इस्लामाबाद में कि अपने जो उनके बच्चे हैं उनके लिए इंसाफ मांगा जाए। तो केस की बहुत सारी समातें हो चुकी हैं, कभी उसकी कवरेज होती है कभी नहीं होती है। उसमें 15 जुलाई को जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक ख़ान जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि वो 30 रोज़ के अंदर इस पूरे मामले पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए, उसको 4 माह के लिए वो काम करे और फिर इस बात का तयन करे कि क्या वाकई हमारे मुल्क में मजहबी जो गुस्ताखी का जो तौहीन मज़हब का जो कानून है उसका अब्यूज़ हो रहा है या नहीं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने कमीशन बनाने के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। और ज़रा ये अभी एक इंटरिम ऑर्डर है। अभी इसके बाद जो दूसरी साइड के जो वकला हैं वो उनका कहना है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन ये अमल कब तक मुकम्मल होता है और सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है कि क्या फ़ैसला किया जाएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक ग्रुप की बात है तो आपको ये भी याद होगा कि पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने, उस पर मैं आता हूँ अभी। अच्छा, मैं सिर्फ कोर्ट का अहवाल बता दूँ फिर हम पस मंज़र में जाएंगे उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन ये भी जहन में रखना ज़रूरी है कि कमीशन बनाने का मुतालबा जो है या हुक्म जो है सिर्फ अदालत से नहीं आया था, पार्लियामान में भी इसका मुतालबा हुआ। और सुनिए कि वहाँ पे एक रुकने कौमी असम्बली ने क्या कहा। तकरीबन 400 लोग इस्लामाबाद में या कन्विक्ट हैं या कन्विक्टेड हैं, बिकॉज उनको बुलाया जाता है, उनको उनकी गुर्बत है, उनको ग्रुपों में डाला जाता है और फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ब्लास्फेमी के। लिटरली लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, लिटरली। सो इसके ऊपर मैं इस पूरे हाउस को से अपील करता हूं, इस पे कम से कम और कुछ ना हो, सरकार एक कमीशन बनाए ताकि कम से कम पता लग सके कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। दैट इज द लीस्ट दिस गवर्नमेंट कैन डू, द लीस्ट। गुस्ताख रसूल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो गुस्ताख रसूल का बहाना करके पैसे कमाए उस बंदे को उससे भी ज़्यादा सख्त सजा देनी चाहिए। तो ये पीटीआई के एमएनए हैं शेर अली अरबाब जिन्होंने ये मामला उठाया और उनको काफ़ी तायद भी मिली कौमी असम्बली के अंदर कि बिल्कुल सही है कि एक कमीशन हो जो इस मामले की तह तक पहुँचे। जब ये कमीशन बनाने का हुक्म दिया जस्टिस सरदार एजाज़ुल हक ने तो उन्होंने कुछ और भी ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई 400 मुकदमात दर्ज हैं जिनमें 700 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इस वक्त गिरफ़्तार हैं, कईयों को भेज दिया गया है जेल के अंदर। उन्होंने कहा कि एक कोई नाम नहाद लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी है जो ख़ुद को एक फलाही तंजीम के तौर पे पेश करता है एज एन NGO, लेकिन ना उसका FBR में कोई रिकॉर्ड है ना SCCP में कोई रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि इस नाम नहाद कमीशन की सरगर्मियों पे सवालिया निशान है। उन्होंने बारहा कहा कि इस मुल्क में कभी भी कोई भी ये नहीं चाहेगा कि तौहीन मज़हब हो या इस तरह का कोई मामला हो और जो लोग ऐसे करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस चीज़ को वो मुसलसल वकला के साथ अपनी अदालत में टैकल करते आए वो ये कि क्या इस ब्लास्फेमी वाले मामले को फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। तो जैसे कि अभी ज़रा देर पहले ज़रार आप भी कह रहे थे कि ये असल मामला जो है ये शुरू होता है अप्रैल 2024 में, जब पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कुछ अफराद हैं, उनका एक गिरोह है जो नौजवानों को तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ामात में फंसा रहा है और उनके ख़िलाफ़ फिर FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। FIA की मिली भगत से ये सारा मामला आगे बढ़ रहा है। इसमें कुछ वकील भी हैं और इसमें जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इस पूरे इसमें वो ये कि ख़वातीन का इस्तेमाल,
कि ख़वातीन किस तरह से नौजवानों को पहले इंगेज करती हैं, फिर उनको कुछ तस्वीर भेजती हैं, फिर कहते हैं कि आप मुझे वापस भेजें, और फिर उनको उनसे या तो अगर पैसे निकल आते हैं तो ठीक है, नहीं निकलते तो FIE के ज़रिए फिर उनको जेल भिजवाया जाता है। हमने पिछले साल जब ये जो पेरेंट्स हैं इन नौजवानों के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो एक पेरेंट का पास एक वीडियो क्लिप है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनके बच्चे के साथ हुआ क्या था। उसको इस तरीके से फंसाया गया कि एक लड़की उसे मैसेज करती है और व्हाट्सएप पे कॉल करती है और वो कह रही है कि जी आप मेरे लिए कोई जॉब देखें, और बेटे ने पूछा जी आपको नंबर कहाँ से मिला, तो उसने कहा जी रैंडम ही मिल गया लेकिन अच्छी जगह मिल गया। कोई 8-10 दिन जो है वो मेरे बेटे के साथ उसने इस्लामदा रखी, जबकि बेटा बार बार उसे कह रहा था कि यहाँ जिस इदारे में मैं हूँ यहाँ पे कोई जॉब वगैरह नहीं है, लेकिन वो फिर भी लड़की उससे राब्ते में थी। फिर उसने एक दिन उसको तस्वीरें भेज रही है, तो इसने जब तस्वीरें देखी तो इसने कहा जी ये क्या है, और इसने काफ़ी उसके साथ बदतमीज़ी की कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह की चीज़ें मुझे शेयर कर रही हो और ये गलत बात है और गलत चीज़ है। तो लड़की ने कहा जी मैंने नहीं भेजी, मेरा मोबाइल किसी ने हैक किया होगा। दोपहर को 2 बजे FIA ने जाके इसको अरेस्ट कर लिया वहाँ से, एबटाबाद इसके सेंटर से। तो वो उसे बता रहा है कि जी उनको बता रहा था कि जी ये मेरी 10 दिन की टोटल चैट है और आप इसको चेक करें और इसमें ये सब कुछ, लेकिन खैर वो नहीं माने, वो उसको उठा के ले आए और इधर इस्लामाबाद, और फिर उसको उन्होंने यही वाली तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत लगा के उसको अडियाला जेल भिजवा दिया। अब सवाल ये है कि सिर्फ ये एक ही ग्रुप है जो 35-40 लोगों पर है मुश्तमिल है, और इन्हीं लोगों को क्यों चीज़ें नज़र आती हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं नज़र आ रही। एक सवाल तो ये है। दूसरा ये स्पेशल ब्रांच ने इस ग्रुप के ऊपर पूरी एक बाकायदा रिपोर्ट इशू की कि ये एक ग्रुप है जो लड़कियों के थ्रू लड़कों को, मासूम लोगों को ट्रैप करते हैं। हर एक बच्चे के साथ जो तरीका वारदात है वो सिर्फ ये है, लड़कियां कॉल्स करती हैं या मैसेजेस भेजती हैं या फिर वो उनको जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या स्पिन भिजवाने के चक्करों में उनको बुलाती हैं, या फिर फ्रेंडशिप के लिए। वहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। देन फिर वो उनको अपने ग्रुपों में ऐड करती हैं करके, उनको फंसा के और डिफरेंट चीज़ें उनके नाम पे डाल के फिर उनको कहती हैं जी, वो जब ग्रुप में चीज़ें कोई शेयर करता है तो फिर इसको बाद में लड़की पूछती है कि जी आज ग्रुप में क्या हुआ था, आप मुझे बताएंगे। तो अब लड़का जब बताता है कि जी वो ऐसे ऐसे कुछ ब्लास्फेमी से रिलेटेड चीज़ें आई थी, तो लड़की कहती है जी आप मुझे वापस भेजें ताकि मैं ग्रुप एडमिन को दिखाऊं और इस चीज़ को हम लोग ख़त्म करवाएं। अब वो लड़का उसको भेज देता है। देन फिर उसके बाद इस लड़के को ग्रुप से रिमूव करके, लेकिन उसकी चीज़ें जो आगे ग्रुपों में शेयर होती रहती हैं, और फिर एक दिन आता है वो उसको कहती है जी आपका काम हमने कर दिया है तो आप यहाँ पे आ जाए, और उसको अरेस्ट करवा के टॉर्चर करके हर 3rd डिग्री जो है वो उन पर यूज़ की जाती है बच्चों पे। जी अच्छा, अब ये जो हनी ट्रैपिंग, मुबैना हनी ट्रैपिंग का जो सिलसिला है, इसका अभी पिछले मेरे ख्याल है कि 2-3 दिनों में ही BBC उर्दू में एक काफ़ी तफसीली रिपोर्ट आई है। इससे पहले फैक्ट फोकस पर भी इसका दिया है। BBC की जो रिपोर्ट है वो इस पर बिल्ड करती है। एक बार फिर जो कमीशन का मकसद था वो ये सिर्फ इतना था कि ये तयन किया जाए कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं। अब देखते हैं कि अगले मरहले में देखा क्या होता है। पार्लियामेंट में भी लोग इसके हक में है कि कमीशन बने। एक हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने भी कहा कि जी कि कमीशन बनाएं। और वैसे तो हम सब लोग चाहते हैं कि जी कि दूध का दूध पानी का पानी हो। तो अब देखेंगे कि अदालत फिर कैसे इस मामले को आगे लेके चलती है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दें। कल जुमा है, आपकी हम कॉल्स लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।